वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 यूनिट 1 का रिवीजन। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। यूनिट 1 इज ऑल अबाउट नेशनल इनकम अकाउंटिंग। National income accounting means what? System. A system of macroeconomic accounts from stage of production of goods and services till the stage of their final disposal. अब ये definition किसने दिया है? साइमन कुजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन। साइमन कुजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन नेशनल इनकम अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया है। सिस्टम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टिल द स्टेज ऑफ फाइनल डिस्पोजल। देन रिस्पॉन्सिबल कौन कौन रहेगा नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर? सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक ओके। नेशनल लेवल पर कौन है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट लेवल पर कौन है फिर रिस्पॉन्सिबल? स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। State Directorates of Economics and Statistics responsible for compiling state domestic product. Okay. सेंट्रल लेवल या फिर नेशनल लेवल पर सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और आपके स्टेट लेवल पर रहेगा स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। Now, what are the usefulness and significance of national income estimate? It will help you to forecast future demand. It will show you composition and structure of national income, provide quantitative basis for macroeconomic modeling and analysis, throw light on the income distribution, inequalities क्या है दिखाएगा, international comparison in terms of income and standard of living. Combined with financial and monetary data, it provides guide to make policies for growth and inflation. Just एक बार मैंने रीड किया है। रीजन भी आपको ये आ जाएगा, ऑप्शन में दिख जाएगा। कौन सा वाला नहीं रहेगा ये पहचानना इजी है। ओके। व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम? स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज तो पता है, फिर भी बोलूंगी। इनपुट्स, लेबर एंड कैपिटल, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको छोड़ के भी है। ओके। पेमेंट्स मेड टू दिस फैक्टर्स सच एज वेजेस एंड इंटरेस्ट पेमेंट आर फैक्टर पेमेंट्स। बेसिक इंफॉर्मेशन। नाउ विल गो फॉर जीडीपी। जीडीपी में दो टाइप के जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। मैं रियल और नॉमिनल में जाने के पहले नॉर्मली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म याद रखना है। शॉर्ट फॉर्म देंगे, फुल फॉर्म पूछ लेंगे। या फिर मैं बोलूं नॉमिनल जीडीपी क्या है, या फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दैट इज जीडीपी एट करंट प्राइसेस। इट इज वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ पीरियड। ओके। गुड्स भी आ गए, सर्विसेज भी आ गए, मार्केट प्राइस पर वैल्यूएशन किया है, इसलिए विल कॉल इट एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, या फिर नॉमिनल जीडीपी। ओके। अब दो टाइप के होते हैं बोला मैंने। रियल जीडीपी मतलब आप क्या कर रहे हो? कांस्टेंट प्राइसेस पर ला रहे हो। ओके। कोई बेस ईयर कंसीडर कर लिया, उस बेस ईयर के इंडेक्स के हिसाब से कांस्टेंट प्राइस लेवल पर लेके आ रहे हो, दैट इज रियल जीडीपी। एंड नॉमिनल जीडीपी एट करंट और मार्केट प्राइसेस। अब ये नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होता है ओवर टाइम। उसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो प्रोडक्शन का क्वांटिटी बढ़ा होगा या फिर प्राइसेस बढ़े होंगे। दोनों रीजन हो सकता है ना, क्वांटिटी में राइज हुआ है या फिर प्राइस में राइज हुआ है, दोनों पॉसिबल रीजन है। देन नेक्स्ट, अब ये रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का मैंने यहाँ पे लिखने से अच्छा मैं किसी ब्लैंक शीट पर चली जाती हूँ। ओके। रियल और नॉमिनल जीडीपी का डिस्कशन। मैंने बोला था फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। ये आपका रियल जीडीपी। ओके। और ये आपका नॉमिनल जीडीपी। ओके। रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस पर होता है, याद है? रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस पर होता है, और आपका नॉमिनल जीडीपी कौन से वाले? करंट मार्केट प्राइसेस पर होता है, करंट मार्केट प्राइसेस। तो रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस मतलब बेस ईयर का इंडेक्स, बेस ईयर का इंडेक्स ऑलवेज 100 रहेगा बोला था मैंने। और नॉमिनल जीडीपी मतलब उस पर्टिकुलर ईयर का प्राइस इंडेक्स, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स। ऐसे मैंने आपको बताया था। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे भी कर लो, आपको जब रियल जीडीपी ढूंढो बोला है, आप ऐसा लिख सकते हो, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी
कैसे भी स्विच कर सकते हो इस फॉर्मूला को अपॉन ये करंट ईयर प्राइस इंडेक्स जो है ना, इसको ना मैक्सिमम प्लेसेस पर दे यूज द टर्म जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स नहीं बोलते, ये जीडीपी डिफ्लेटर नाम देते हैं। ओके, और ये जो 100 है इधर आ जाएगा तो इंटू 100 हो जाएगा। आपको अगर रियल जीडीपी पूछा है तो ऐसे, नॉमिनल जीडीपी पूछा है तो क्या करोगे, ये जो भी करंट ईयर प्राइस इंडेक्स है इसको यहाँ पे इंटू कर दो। ओके, चलो ये नहीं पूछा, हमको पूछ लिया जीडीपी डिफ्लेटर, तो क्या चेंज हो जाएगा, ये जीडीपी डिफ्लेटर को इधर शिफ्ट करो, रियल जीडीपी को इधर, सो इट विल बी जीडीपी डिफ्लेटर is equal to nominal GDP upon real GDP into 100। ओके, आई होप क्लियर है। एक बार रिएक्ट करना है, आपको ये फॉर्मूला क्लियर हुआ क्या, आपको ये फॉर्मूला क्लियर हुआ क्या? ओके, और याद है आई होप। ओके, लर्न नहीं किया है हमने, हमने कॉन्सेप्चुअली लिखा, रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस पर होता है तो बेस ईयर का इंडेक्स लिखा, उसके नीचे नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर के प्राइसेस पर डिपेंड करता है या फिर करंट मार्केट प्राइसेस पर, इसलिए करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स लिखा, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर लिखा। ओके, फिर से आते हैं नोट्स में, फिर से आपके नोट्स में आना है। ओके, वही ये लिखा हुआ। अब कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी गिव्स यूजफुल मेजर ऑफ इन्फ्लेशन नोन एज अ जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर इज रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। फॉर्मूला बना के मिल जाएगा आपको इसका आंसर। जीडीपी डिफ्लेटर टेक inflation out of GDP. GDP deflator is a price index used to convert nominal GDP to real GDP. Nominal GDP और real GDP सेम रहेगा बेस ईयर में, that is 100। बेस ईयर में दोनों सेम रहेंगे। और ये जो भी डिफ्लेटर निकाल रहे हो ना आप, जीडीपी डिफ्लेटर, इससे आप इन्फ्लेशन रेट फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला क्या है, अगर इन्फ्लेशन रेट इन ईयर 2 ढूंढना है तो यू विल यूज जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 1 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 1 इनटू 100। ओके, आपको अगर इन्फ्लेशन रेट ढूंढना है, हमने रेगुलर क्लासेस में क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे कवर नहीं करने वाली हूँ। देन अभी ही हमने क्या पढ़ा था, जीडीपी पढ़ा था, अब क्या पढ़ने वाले, और वो भी मार्केट प्राइस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं एनडीपी। एनडीपी दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म अच्छे से याद रखने हैं, एट मार्केट प्राइस। मुझे बोलो चेंज कहाँ पे आया है, हम देखते थे ना कौन सा वाला आपका लेटर चेंज हुआ, ग्रॉस टू नेट जाना है, ग्रॉस टू नेट जाना है ना, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस रहेगा, ग्रॉस टू नेट जाना है तो जीडीपी टू एनडीपी जाना है तो डेप्रिसिएशन लेस करो, जीडीपी से डेप्रिसिएशन लेस करो, एनडीपी मिल जाएगा। ओके, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है यहाँ पे एनडीपी में डिस्कशन। देन नेक्स्ट थिंग इज जीएनपी। सी, हमने शुरू कहाँ से किया था, जीडीपी, नाउ वी वांट जीएनपी। फर्क कहाँ पे है, ये सेकेंड वाला जो लेटर है ना, डोमेस्टिक था पहले, अभी आप बोल रहे हो नेशनल। डोमेस्टिक जब भी लेते हो विद इन द टेरिटरी वाला लोगे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री जो है, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यूएशन लोगे। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस नेशनल, नेशनल वर्ड आ जाता है ना, यू आर गोइंग टू इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआई ऐड हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाएगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, मतलब हमने दो चीजें देखी, जब ग्रॉस से नेट जाना है तो यू आर डूइंग डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना। और वहां पे ना मुझे एक पॉइंट बोलना था, मिस हो गया, देखो डेप्रिसिएशन का जो पॉइंट था ना, बहुत बार डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए एक टर्म यूज होता है, डेप्रिसिएशन वर्ड के लिए ना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। समझ जाना, क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा है मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन, ये भूलना नहीं है। जब भी वर्ड आ जाए कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दे आर टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन। ओके, सो हमने क्या क्या देखा अभी तक, ग्रॉस टू नेट जाना है तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करोगे, देन डोमेस्टिक टू नेशनल जर्नी करना है तो डोमेस्टिक में ऐड कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआई ऐड कर दोगे।
ओके और क्या किया एनएफआई को दो टर्म्स में इन्होंने स्पेसिफाई किया यहाँ पे, ऐड करो फैक्टर इनकम अर्न बाय द डोमेस्टिक फैक्टर एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिक फैक्टर कहीं और आपने एम्प्लॉय किए तो वो जनरेशन ऑफ इनकम प्लस पॉजिटिव होगा, और जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपकी कंट्री में एम्प्लॉय किए गए तो यू आर गोइंग टू पे फॉर दैट, तो आपके इनकम से लेस करोगे, दैट इज लेस फैक्टर इनकम अर्न बाय द डोमेस्टिक, सॉरी बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इन शॉर्ट मैं बोलूँ ये ऐसा सिंप्लीफिकेशन देते नहीं है आपको ना, सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये वाला आइटम दे देते, आपने क्या करना है डोमेस्टिक में ऐड करना है, डोमेस्टिक में ऐड करना है। आई होप इट इज क्लियर। एनएफआई में क्या क्या चीजें आएगी, सैलरी के फॉर्म में कुछ कॉम्पेंसेशन मिला है तो, कोई प्रॉपर्टी से इनकम मिला है, एंटरप्रेन्योरशिप किया है बिजनेस से इनकम मिला है, कुछ नेट रिटेन्ड अर्निंग्स है, सारे नेट फैक्टर सारे कैटेगरी के आप ऐड करोगे। देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी बोल रहे हो, हम शुरू करेंगे जीडीपी से सी। ओके मैं वहां के फॉर्मूला रीड करने से अच्छा आपको लॉजिकली बताने की कोशिश कर रही हूँ। हमको क्या ढूंढना है एनएनपी। हम शुरू करेंगे जीडीपी से। मुझे बोलो दो जगह पे फर्क दिख रहा है ना, पहले ग्रॉस टू नेट चले जाते हैं, क्या करेंगे ये वाला चेंज करेंगे, पहले ग्रॉस है ना उसको नेट करने के लिए जीडीपी से क्या डिडक्ट करोगे, ग्रॉस टू नेट के लिए डेप्रिसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वर्ड यूज होता है, सही है। और इसके बाद हम डोमेस्टिक टू नेशनल कर रहे हैं, डोमेस्टिक नेशनल करना है तो प्लस एनएफआई। आई होप किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लैरिटी है। मैं अगर जीडीपी से स्टार्ट करती हूँ और मुझे एनएनपी पे जाना है तो नेट करने के लिए पहले डेप्रिसिएशन लेस किया, डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए एनएफआई ऐड किया। ओके आई होप इट इज वेरी वेरी मच क्लियर। अलग तरीके से दिया है, कैसे दिया है, एनएनपी कहां से शुरू किया इन्होंने, जीएनपी। अब मुझे बोलो डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है, ये नेट और ये ग्रॉस, आप ग्रॉस से गए, ग्रॉस से नेट गए तो डेप्रिसिएशन लेस करोगे। ओके और यहाँ पे कहाँ से शुरू किया है, एनडीपी से शुरू किया है, मतलब डोमेस्टिक पे हो नेशनल पे जाना है, एनएफआई ऐड किया। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने बोला अभी कि हमने जीडीपी से शुरू किया, जीडीपी से शुरू किया तो दो जगह पे चेंज था, ग्रॉस टू नेट करने के लिए डेप्रिसिएशन लेस किया और डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए एनएफआई ऐड किया। आई होप इट इज क्लियर। अब इसके आगे, अब तक हम जीडीपी एनडीपी ओके जो भी डिस्कशन चल रहा था, या फिर जीएनपी एनएनपी, हम लोग ना जो भी डिस्कशन कर रहे थे वो था आपका मार्केट प्राइस पे। अब नया कुछ क्या डिस्कशन आया, फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी ढूंढना है। ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में फर्क क्या है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में फर्क क्या है। मैं बोलूं अगर अगर कुछ भी चीज आप प्रोडक्शन करते हो जो कॉस्ट लगेगा उसको आप बोलोगे फैक्टर कॉस्ट, सही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लगा। इसके बाद आपको अगर मार्केट प्राइस डिसाइड करना है तो व्हाट यू डू, उसमें क्या करोगे, आपके जो भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर मैं बोलूं इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी है जीएसटी वगैरह, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करोगे तो उसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी ना, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, बोलूं मैं मार्केट प्राइस सेट करते वक्त कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कुछ आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस सब्सिडीज के फॉर्म में मिला है तो उसको लेस करना है। तो मैं बोलूंगी आपने ऑलवेज एक ही इक्वेशन याद रखना है, सी दोनों चीजें याद रखने नहीं जाना है, बोथ वे से, एक वे से याद रख लो फिर दूसरा ऑटोमेटिकली आप उसको इंटरचेंज करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके देख सकते हो। मैं क्या बोलती हूँ, मार्केट प्राइस तक आओ, मार्केट प्राइस ढूंढना है, शुरू कहां से करोगे, फैक्टर कॉस्ट से। फैक्टर कॉस्ट लिया हमने, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करोगे, रीजन बीइंग जीएसटी का अमाउंट ऐड करके ही आपका प्राइस निकलेगा। ओके तो मैं बोलूंगी इनडायरेक्ट टैक्सेस, और आपको कुछ सब्सिडीज अगर मिली है तो कॉस्ट कम होगा ना उससे, तो आप कम प्राइस चार्ज कर सकते हो ड्यू टू सब्सिडीज, तो लेस सब्सिडीज, ये अगर याद है ना फिर कितना भी स्विच कर लो आप। ओके फिर मैं क्या बोलूं ये यहाँ पे लेके चले जाओ, साइंस चेंज कर दो। अगर फैक्टर कॉस्ट पूछा है ना वो ये ऐसे इक्वेशन लिखना पहले और उसको रिवर्स करना, फिर कैसे करोगे, मार्केट प्राइस
माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस एक तरीके से याद रखो। ओके हर टाइप से इक्वेशन याद रखने की कोशिश मत करो, एक टाइप से लॉजिकली याद रखना, उसको आप चेंज कर सकते हो। सो आई विल से मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके अलग तरीके से लिखा है। अब हम तो ये फैक्टर कॉस्ट समझ गए, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस समझ गए। मुझे बोलो फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में फर्क क्या रहेगा? फर्क क्या रहेगा? तो मैं बोलूं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जब ढूंढोगे तो आप सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको जितना फैक्टर इनकम गया है उतना ही लोगे, जैसे कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस जो भी मिले होंगे, सैलरी। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस इज रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और डेप्रिसिएशन को ऐड किया है, देखो अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, डेप्रिसिएशन ऐड किया है क्योंकि ग्रॉस ढूंढ रहे हो, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एडेड होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। सी यहाँ पे कहीं पे भी आया नहीं है ना डेप्रिसिएशन, इसलिए अलग से ऐड किया है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपने क्या किया? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस डेप्रिसिएशन किया। ओके अब कुछ फैक्टर कॉस्ट वर्सेस बेसिक प्राइस वर्सेस मार्केट प्राइस का डिस्कशन आया है, देख लेते ऑल टुगेदर डिफरेंट है, आगे काम में नहीं आएगा, इतना इतना है इसका डिस्कशन। प्रोडक्शन टैक्सेस मतलब ऐसे टैक्सेस जो डिपेंड नहीं करते वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर, आप कितना भी प्रोडक्शन करो वो तो फिक्स ही रहेंगे, रजिस्ट्रेशन फी, प्रोडक्शन करो ना करो उतना ही रहना है। लैंड रेवेन्यू, स्टैंप ड्यूटीज, फैक्ट्री लाइसेंस, पोल्यूशन टैक्स। ओके और दूसरी तरफ है प्रोडक्ट टैक्सेस, स्पेसिफिक लगेगा, आप जितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से, जैसे कि मैं बोलूं जीएसटी, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो उस एक प्रोडक्ट पर जीएसटी, दो बेच रहे हो दोनों पर लगेगा। और जो प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं वो रजिस्ट्रेशन फी का एग्जांपल मैं बोलूं, आपने 1000 यूनिट्स रेडी किए फिर भी रजिस्ट्रेशन फी उतना ही रहेगा, 1 लाख किए तो भी रजिस्ट्रेशन फी उतना ही रहेगा। ओके प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस में डिफरेंस समझा होगा आई होप। इट डजंट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे प्रोडक्शन नाम लिखा है, और प्रोडक्ट टैक्सेस मतलब इट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या बोला है? बेसिक प्राइस इज सब्सिडाइज्ड प्राइस विदाउट टैक्स, बेसिक प्राइस इज सब्सिडाइज्ड प्राइस विदाउट टैक्स। फॉर्मूला क्या दिया है? बेसिक प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट से शुरू किया, आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन टैक्सेस ले लो और प्रोडक्शन सब्सिडीज ले लो, फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड कर दो लेस प्रोडक्शन सब्सिडीज। अब प्रोडक्शन सब्सिडीज का भी केस ऐसा है, प्रोडक्शन सब्सिडीज मतलब ऐसी सब्सिडीज जो ना डिपेंड नहीं करेगा किस पे? लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। ओके सब्सिडी मिल गई दैट्स इट, लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, जैसे कि मैंने बोला कि इंटरेस्ट रेट में कुछ आपको कम इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है आपके लोन पे, तो इट इज गोइंग टू बी प्रोडक्शन सब्सिडी। और प्रोडक्ट सब्सिडी मतलब प्रोडक्ट स्पेसिफिक रहेगा। ओके हर यूनिट के पीछे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जैसे चेंज होगा सब्सिडी चेंज होगी। ओके तो मैं बोलूं सिर्फ बेसिक प्राइस में कौन से वाले ले रहे हो? प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडी कंसीडर कर रहे हो, फैक्टर कॉस्ट से शुरू किया। मार्केट प्राइस में देखो बेसिक प्राइस लिया है मतलब ही प्रोडक्शन टैक्सेस कंसीडर हुए, प्रोडक्शन सब्सिडी भी कंसीडर हुए, इनका कहना है मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्रोडक्ट टैक्स भी कंसीडर करो, प्रोडक्ट सब्सिडी भी करो। सो मार्केट प्राइस इंक्लूड बोथ प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोडक्शन टैक्सेस, एक्सक्लूडिंग बोथ प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोडक्शन सब्सिडीज, दोनों टाइप के आप कंसीडर कर रहे हो, प्रोडक्शन टैक्सेस भी प्रोडक्ट टैक्सेस भी, प्रोडक्शन सब्सिडी भी प्रोडक्ट सब्सिडी भी। कहाँ पे? मार्केट प्राइस। बेसिक प्राइस में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन टैक्सेस प्रोडक्शन सब्सिडी। ओके टैक्सेस ऐड करते हो सब्सिडीज लेस करते हो। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मुझे बोला हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या क्या ऐड किया था? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पेंसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, आपका उसमें क्या क्या आता था? रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, और क्या मिक्स्ड इनकम ऐड किया था हमने, दैट्स इट। ओके और क्या ऐड किया था? डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलूंगी क्योंकि ग्रॉस लेवल पे ढूंढ रहे हो, ये सारे आइटम्स में डेप्रिसिएशन कहीं पे नहीं आया इसलिए अलग से डेप्रिसिएशन। अब मुझे बोलो नेट जाना है,
ग्रॉस से नेट जाना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन कट करो। मैं बोलूं एक बार ऐड करके फिर लेस डेप्रिसिएशन लिखूंगी तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा ना, उससे अच्छा मैं लिखूं ही ना डेप्रिसिएशन। कैसे लिखूं? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस दैट इज रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। डेप्रिसिएशन ऐड मत करो ना, ऐड करके फिर लेस करना, उससे अच्छा कुछ भी मत करो, लिखो ही मत। नेट निकालना है ना तो डेप्रिसिएशन नहीं लेते हो, एक्सक्लूड करते हो। देन नेट नेशनल प्रोडक्ट बोला है, क्या बोला है? नेट नेशनल प्रोडक्ट बोला है। ओके, मुझे बोलो आप अगर जीडीपी से स्टार्ट करते हो वैसे देखना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोला है, और ये जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है ना, इसी को नेशनल इनकम बोला जाता है। नेशनल इनकम मतलब क्या ढूंढने बोला है आपको? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बोला है, मतलब सारे फैक्टर इनकम ऐड करो नॉर्मल रेसिडेंट्स के। ओके, और नेशनल लेवल पे बोला है तो एनएफआई को भी ऐड करो, तो एनएफआई को भी ऐड करो। सो नेशनल इनकम मतलब क्या बोला है? फैक्टर इनकम जो भी है डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या क्या होगा आपका? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, आपका वो तीन आइटम, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम रहेगा। ओके, डेप्रिसिएशन मुझे बोलो नेट होता है तो डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते हो। मैं क्या बोलूं? ऐड ही मत करो, ऐड करके डिडक्ट करना, नलीफाई तो करोगे इफेक्ट, तो ऐड भी मत करो, डिडक्ट करने का सवाल ही नहीं आएगा। और उसमें ऐड क्या करना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों? तो हम अभी नेशनल लेवल पर डिस्कशन कर रहे, नेशनल लेवल पर चल रहा है। अब मुझे बोलो एनएफआई पॉजिटिव होगा, ये वाला नंबर, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर एनएफआई पॉजिटिव होगा तो नेशनल इनकम ज्यादा रहेगा, नेशनल इनकम ज्यादा रहेगा ये डोमेस्टिक से। पॉजिटिव अगर नंबर सोचो ना, यहाँ पे 100 लिखा है, यहाँ पे पॉजिटिव 5 किया, तो ये 100 से ज्यादा, तो ये नेशनल इनकम 105 रहेगा। इसके अपोजिट मैं अगर बोलूं एनएफआई ना -5 ये समझो, तो मैं 100 - 5 कर रही हूँ, ये नेशनल इनकम का नंबर 95, मतलब मेरे डोमेस्टिक इनकम से कम आ रहा है। अगर एनएफआई नेगेटिव रहा, एनएफआई नेगेटिव अपोजिट सिचुएशन, तो नेशनल इनकम इज गोइंग टू बी लेस देन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन में देंगे एनएफआई पॉजिटिव है, आप बताओ नेशनल इनकम ग्रेटर रहेगा या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ग्रेटर रहेगा? अच्छे से बताना। Then measurement of national income in India, circular flow of income. Basically, it is a continuous circulation of production, income generation, expenditure. Production phase मतलब जहाँ पे firms goods and services produce करेगी with the help of factor services. ओके, फैक्टर्स यूज किए तो उनके लिए पेमेंट किया जाएगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के केस में। तो मैं बोलूँ ये इनकम जनरेशन हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोलूँ, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और ये जो भी प्रोडक्शन किया है, जो भी प्रोडक्शन किया है उसका डिस्पोजिशन किया है, या फिर एक्सपेंडिचर फेज, जो भी प्रोडक्शन किया है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है आपने बेचे, लोगों ने क्या किया? स्पेंडिंग किया, एक्सपेंडिचर किया। सो दीज आर द थ्री फेजेस, प्रोडक्शन फेज, एक्सपेंडिचर फेज, एक्सपेंडिचर को डिस्पोजिशन फेज बोला है, डिस्पोजिशन एक्सपेंडिचर को, और इनकम फेज को बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पोजिशन अच्छे से याद रखना। और इसी के हिसाब से ये जो फेजेस है ना, इसी के हिसाब से 3 मेथड्स आर देयर। ओके, 3 मेथड्स आर देयर। फेजेस ऑफ आउटपुट मतलब प्रोडक्शन वाला जो फेज है ना आपका, उसके हिसाब से वैल्यू एडेड मेथड है, उसी को नाम है प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पे क्या करते हो? नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, सारे ईच एंड एवरी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज का आप ऐड करते जाओगे नेट वैल्यू एडेड। ओके, इनकम मेथड, फेज ऑफ इनकम पर टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड ऐड करोगे, फैक्टर इनकम ऐड करते जाओगे। एक्सपेंडिचर मेथड दैट इज फेज ऑफ डिस्पोजिशन या फिर फेज ऑफ एक्सपेंडिचर बोलूंगी, सारे एक्सपेंडिचर का सम करोगे। कौन से इकोनॉमी में कुछ यूनिट रहेंगे स्पेंडिंग यूनिट? गवर्नमेंट, देन कंज्यूमर हाउसहोल्ड और प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। ओके, तो इनका कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर सब कुछ ऐड करोगे एक्सपेंडिचर मेथड। डिटेल में मेथड्स देखेंगे। पहला है आपका वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में पहली स्टेप क्या है? एक तो प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, ईच एंड एवरी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ढूंढो, आइडेंटिफाई करो और उसको क्लासिफाई करो। प्राइमरी सेक्टर में जाएगा मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, या टर्शरी में जाएगा, टर्शरी सेक्टर इज नथिंग बट सर्विस सेक्टर में। ओके, क्लासिफिकेशन करो प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ढूंढ के। स्टेप 2 इज हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज नथिंग बट यू आर कैलकुलेटिंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस पे ही क्यों होगा? रीजन भी, आप यहाँ पे क्या क्या ले रहे हो देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स जो होता है वो मार्केट प्राइस पे होता है ना,
ओके, सेल जो होता है मार्केट प्राइस पे। सी वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब ना जितना आपने प्रोडक्शन किया ना उसका वैल्यूएशन निकाल रहे हैं इस साल में। मुझे बोलो सेल किया हुआ अमाउंट लोगे पहले तो, और चेंज इन स्टॉक मतलब मैंने क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो, क्योंकि बच गया है ना, प्रोडक्शन तो इसी साल हुआ है, सेल नहीं हुआ होगा, प्रोडक्शन तो इसी साल हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करो। ओपनिंग स्टॉक को लेस, क्यों, ओपनिंग स्टॉक मतलब गए साल का क्लोजिंग, तो ये गए साल में प्रोडक्शन हुआ है, लास्ट ईयर में प्रोडक्शन हुआ है, इस साल का प्रोडक्शन है क्या, नहीं, तो यू आर गोइंग टू डिडक्ट ओपनिंग स्टॉक। ये हुआ आपका वैल्यू ऑफ आउट, जो भी प्रोडक्शन हुआ है एक्चुअली दिस ईयर उसका वैल्यू निकाला आपने, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक लेस करना है, लॉजिक बताया। और आप क्या करोगे, फाइनल गुड्स का लेते हो ना जो भी है, वैल्यूएशन फाइनल गुड्स का करोगे, तो इन बिटवीन जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हो ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब मैं बोलूं, आप अगर केक बना रहे हो, केक बनाते वक्त फ्लोर यूज किया, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वो फ्लोर का जो भी आपका खर्चा है ना, उस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को डिडक्ट करो। ओके, सो ऐसा आपका कैलकुलेशन रहेगा वैल्यू एडेड मेथड में, प्रोडक्ट मेथड में। अब इसके आगे मुझे बोलो जीडीपी निकाल लिया तो नेशनल इनकम आ गया क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब ही जीडीपी है, मुझे बोलो जीडीपी निकाल लिया मतलब नेशनल इनकम आ गया क्या, नहीं, आपको जाना पड़ेगा नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तक, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपने पहले क्या कैलकुलेट किया है इस मेथड में, सबसे पहले आप आओगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे, मुझे बोलो जाना कहाँ तक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब नेशनल इनकम है। तो पहले एक एक चीज करो, ये जी टू नेट जाना है, ओके, ग्रॉस टू नेट जाना है तो पहले डेप्रिसिएशन लेस कर दो, किया, इसके बाद डोमेस्टिक है उसको नेशनल करना है, नेशनल करना है मतलब एनएफआई ऐड करो, एनएफआई ऐड किया। अब ना मार्केट प्राइस पे है हमारे पास, हमको फैक्टर कॉस्ट तक जाना है। अब इसके लिए पहले मैं बोलूंगी आप लिखना, मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हो, फैक्टर कॉस्ट में आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करोगे, सही है, और सब्सिडीज लेस करते हो। मुझे बोला आपको जाना कहाँ से कहाँ पे, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट बना लो ना, फिर वैसे मार्केट प्राइस में क्या करोगे उल्टा, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करो, ओके, सब्सिडीज को ऐड करो, तो क्या मिल जाएगा आपको, फैक्टर कॉस्ट। आपको मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट ही जाना है, तो आपने क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके, प्लस सब्सिडीज, आ गया आंसर, कहां तक आ गए, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एक एक किया आपने, ग्रॉस टू नेट गए, डोमेस्टिक टू नेशनल गए, फिर मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, दैट्स इट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सी ग्रॉस टू नेट गए, डेप्रिसिएशन लेस किया, फिर नेट तो हो गया, फिर डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है, डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है, फिर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तक जाना है। ओके, थोड़ा अलग तरीके से लिखा है मैं बोलूंगी, आपको ओवरऑल जीडीपी एट मार्केट प्राइस से पूरा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तक आने आता है तो सारे फॉर्मूले समझ में आएंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर आल्सो इंक्लूडेड बोला है, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट, किसी ने फिक्स एसेट खुद ने प्रोडक्शन किया या फिर गुड्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया, वो भी आप ऐड करो अमाउंट्स, इम्प्यूटेड वैल्यू ऐड करो, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, चेंज इन स्टॉक मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक का ऐड करना, ओपनिंग स्टॉक को लेस करना, ये भी हम ले ही तो रहे हैं ना, हम ये ले तो रहे हैं ना आइटम ऑलरेडी, बट फिर भी उन्होंने स्पेसिफिकली बताया। नाउ नेक्स्ट मेथड इज इनकम मेथड और अ फैक्टर पेमेंट मेथड और अ डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर। मुझे बोला इनकम मेथड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोला है ना, डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम, एक्सपेंडिचर मतलब डिस्पोजिशन, ओके, इनकम मेथड में क्या है, समेशन ऑफ फैक्टर इनकम, सबके फैक्टर इनकम ऐड करो सारे प्रोडक्शन यूनिट के विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और क्या आएगा, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी चलेगा क्या, नहीं नहीं, हमको एनएफआई भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब ही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हम नेशनल ढूंढ रहे हैं, नेशनल वाला मतलब आपको एनएफआई ऐड करना पड़ेगा, सबसे सिंपल मेथड है ये, क्योंकि आप डायरेक्टली एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ढूंढ सकते हो। सी यहाँ पे ना फैक्टर इनकम मिलेंगे डायरेक्टली, और हमको तो फैक्टर इनकम ही फैक्टर कॉस्ट पे ही तो ढूंढने होते हैं, इनकम मेथड में ना डायरेक्टली फैक्टर इनकम मिल रहे हैं, तो फैक्टर कॉस्ट पे तो ढूंढना है, तो डायरेक्टली एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ढूंढ सकते हो, कैसे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए आप क्या करो, फैक्टर इनकम सारे ऐड करो, कौन से होते हैं फैक्टर इनकम, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पे है,
ऑपरेटिंग सरप्लस दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये तीन ही कैटेगरी होते हैं और नेट में चाहिए हमको, इसलिए हम डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करेंगे। क्रॉस होता तो हम डेप्रिसिएशन ऐड करते स्पेसिफिकली, नेट में चाहिए, डेप्रिसिएशन ऐड भी नहीं कर रहे, एडेड नहीं है तो लेस करने का सवाल ही नहीं है। ओके, एडेड ही नहीं है तो लेस करने का सवाल नहीं है नेट करने के लिए। ओके, और एनएफआई क्यों ऐड किया, तो हम नेशनल लेवल पे ढूंढ रहे, डोमेस्टिक नहीं। तो मैं बोलूंगी सबसे सिंपल मेथड है कैलकुलेट करने के लिए, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट डायरेक्टली मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ पिन पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, वेजेस इंक्लूड करते हो लेकिन पेंशन जो है एक्सक्लूड करोगे, क्योंकि इस साल के सर्विसेज के लिए नहीं दिया जा रहा है पेंशन, जो भी है कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है क्या रिटायर्ड वर्कर ने, नहीं किया है, फिर भी उसको सैलरी के फॉर्म में पेंशन मिला है बोलोगे, तो ये इस साल में कुछ प्रोविजन ऑफ सर्विस हुआ नहीं, तो यू शुड नॉट इंक्लूड। ओके, पेंशन इंक्लूड नहीं किया करना है। और क्या एक्सक्लूड करना है, इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, इंटरेस्ट ऑन कंजम्पशन लोन, इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर, कैपिटल गेन्स, विंडफॉल प्रॉफिट, ट्रांसफर इनकम, आइटम दिखे ना इंक्लूड नहीं करना है, ट्रांसफर इनकम नहीं लेना है, इनकम फ्रॉम सेकंड हैंड सेल, जो भी सेकंड हैंड गुड्स है ना उनका सेल कर रहे हो, या फिर फाइनेंशियल एसेट, आईपीओ छोड़ के दूसरा पर, मतलब जो भी सब्सिक्वेंट सेल रहेगा ना वो नहीं ऐड करना है, या फिर पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग किया है नहीं ऐड करना है। रीजन क्या है, एकदम सिंपल रीजन है, इस साल के प्रोडक्शन में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका। ओके, इसलिए इसलिए नहीं ऐड करना है। ओके, देन कमीशन ब्रोकरेज जो भी रहेगा, दीज यू हैव टू ऐड, कमीशन ब्रोकरेज और इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन एग्रीकल्चर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम ऐसा है कि देर इज अ डिफिकल्टी टू डिफरेंशिएट बिटवीन लेबर एलिमेंट एंड कैपिटल, उसको मिक्स्ड इनकम नाम का कैटेगरी दिया है, हमने देखा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में आप क्या क्या तीन आइटम ऐड करते हो, compensation of employees, ऑपरेटिंग सरप्लस दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और मिक्स्ड इनकम ऐड करते हो। ओके, और एनएनपी है नेशनल है इसलिए एनएफआई आया था, मिक्स्ड इनकम का मुझे एक्सप्लेन करना था बस। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम डिस्पोजल अप्रोच बोला है, डिस्पोजल कर रहे हो, डिस्पोजन या फिर डिस्पोजल। ओके, यहाँ पे क्या करोगे, अगेन यहाँ पे मार्केट प्राइस से क्यों जाओगे बोलूंगी मैं, एक तो ये डिमांड साइड का है, डिमांड साइड से खर्चा देख रहे हो ना आप, कंज्यूमर के साइड से देख रहे हो। थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर देयर, एक्सपेंडिचर से अच्छा बोलो थ्री कैटेगराइजेशन किया है, फाइनल कंजम्पशन के लिए जो खर्चा रहेगा वो, दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरा नेट एक्सपोर्ट। एक एक आइटम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज आपका फाइनल कंजम्पशन के लिए खर्चा, मुझे बोलो फाइनल कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन का जो भी एक्सपेंडिचर रहेगा, फाइनल कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, सही है। जस्ट अ मिनट, सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में मैं बोलूंगी प्राइवेट, जस्ट अ मिनट देयर इज सम प्रॉब्लम, यस, प्राइवेट में क्या क्या आ जाएगा, कंज्यूमर हाउसहोल्ड या फिर एनपीओ या फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, जो भी फाइनल कंजम्पशन के लिए खर्चा करेंगे वो सारे फाइनल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का वॉल्यूम रहेगा, क्वांटिटी रहेगा इनटू मार्केट प्राइस करके, ओन कंजम्पशन वाली चीजें भी इंक्लूड करोगे। और यहाँ पे क्या इंक्लूड नहीं करोगे, तो अगर लैंड एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग आपने परचेस की, हाउस होल्ड ने किसी, या फिर कंस्ट्रक्ट की, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन में नहीं आएगा। ये कहाँ पे जाएगा, ये सेकेंड वाला जो है ना पॉइंट, यहाँ पे आगे सेकेंड वाला पॉइंट कौन सा है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, वहां पे जाएगा। ओके, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा बस। ओके, इसके आगे जाते, डिस्कशन को थोड़ा आगे लेके जाते, यहाँ पे गवर्नमेंट का खर्चा क्या रहेगा, गवर्नमेंट का खर्चा तो हम कैसे, मतलब कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट जो देती है, ओके, वो सोल्ड इन द मार्केट नहीं होती है, उसको वैल्यूएशन कैसे करोगे, गवर्नमेंट का कितना खर्चा हुआ है उस पे, उस हिसाब से। और यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट जो रहेंगे ना, जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, एक्सक्लूड करना है, ऐड नहीं करना है। ग्रॉस वर्ड अच्छे से पढ़ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस मतलब ऐड करो डेप्रिसिएशन, कहीं पे अगर नेट आइटम दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन बिना भूले ऐड करना है क्वेश्चंस में, हमने सॉल्व किए बहुत सारे क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन बिना भूले ऐड करना है।
ओके, ग्रॉस नहीं दिया है, नेट अगर आइटम दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो डेप्रिसिएशन बिना भूले ऐड करना है। या फिर क्या करते हैं इसको, कभी कभी ना वर्डिंग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी यूज करते हैं। नो इश्यूज। कंजम्पशन के लिए नहीं है ये खर्चा, तो किस लिए है? एडेड टू द नेशंस फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, या फिर स्टॉक, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट हुआ, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक हुआ, चेंजेस इन स्टॉक हुए, उसको आप यहाँ पे ऐड करोगे। खर्चा हुआ मशीनरी इक्विपमेंट पर, या फिर चेंजेस इन इन्वेंटरी, अभी बोला मैंने, एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स, ज्वेलरी, वर्क्स ऑफ आर्ट, इस पे अगर खर्चा करते हो तो यू आर गोइंग टू पुट इट इनटू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। देन द थर्ड पॉइंट इज net exports, that is difference between export and import, it can be positive और negative। मैं बोलूं कभी कभी ना एग्जाम में ना सिर्फ ये तीन आइटम नहीं दिखाते, ये दिखाते C प्लस I प्लस G प्लस NX। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। नॉर्मली हमने हमने क्या सोचना है, इस हिसाब से अगर नहीं बैठ रहा है तो ये कैटेगराइजेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फ्लेक्सिबल रहना है। कंजम्पशन प्राइवेट वाला, इन्वेस्टमेंट फिर गवर्नमेंट का अलग से पॉइंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। ओके, गवर्नमेंट का अलग से पॉइंट किया है समझो। अब यहाँ पे क्या है, आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फिर उसको क्या करोगे, नेशनल करना है तो एनएफआई, ओके नेशनल करना है तो एनएफआई फैक्टर कॉस्ट तक लेके आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट डिस्कस नहीं करूंगी, मैं बस इतना बोलना चाहूंगी, पहला मेथड दैट इज प्रोडक्ट मेथड, और थर्ड मेथड दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों में ना शुरुआत आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस से करते हो। ओके, शुरुआत जीडीपी एट मार्केट प्राइस से होती है, आपको जाना होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तक। लेकिन जो हमारा सेकंड मेथड है ना, इनकम मेथड, यहाँ पे ना डायरेक्टली एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, जीडीपी एट फैक्टर को जीडीपी एट मार्केट प्राइस से शुरू नहीं होगा, रीजन बीइंग फैक्टर इनकम ऐड कर रहे हो, फैक्टर इनकम फैक्टर कॉस्ट पे होते हैं। ओके, इसलिए डायरेक्टली ढूंढ पाओगे। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इनकम मेथड मोस्ट सुटेबल बोला है डेवलप्ड इकोनॉमीज में, जहां पे पीपल प्रॉपरली फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। ओके, और कंट्रीज लाइक इंडिया प्रॉब्लम क्या है, एक कोई एक इनकम सुटेबल नहीं है, अलग अलग इनकम मतलब अलग अलग मेथड यूज करोगे नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए प्रोडक्शन मेथड, स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए इनकम मेथड, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल के लिए इनकम मेथड, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप इट इज क्लियर। पर कैपिटा इनकम वाला मेथड क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे ना दो चीजें डिस्कस की है, एक तो जीडीपी पर कैपिटा और पर कैपिटा इनकम, दो चीजें हैं एक्चुअली एक जगह पे, हेडिंग एक ही दी है। जीडीपी पर कैपिटा मतलब हर इंसान के पीछे कितना आउटपुट रेडी हो रहा है इकोनॉमी में, हर इंसान के पीछे, हर इंसान के पीछे कितना आउटपुट रेडी हो रहा है। ओके, कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन। आई होप ऑडियो प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आपका पर कैपिटा इनकम मतलब कंट्री का जीडीपी ले लो एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन, मतलब रियल जीडीपी अपॉन जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, हर इंसान के पीछे कितना जीडीपी जनरेशन हो रहा है, हर इंसान के पीछे कितना जीडीपी जनरेट हो रहा है। ओके, इट सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री, इट सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री। ओके, इस लेक्चर में हम यहीं पे रुकेंगे, इस लेक्चर में यहीं पे रुकेंगे, और क्या करूंगी 15 मिनट से कंटिन्यू करेंगे फिर से। 15 मिनट्स में नेक्स्ट वाला आपको मैं लिंक शेयर करूंगी, कंटिन्यू करेंगे।